हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि प्राचीन कारी पिट्रा डिओरा निम्न में किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी बनाना, ये क्या है? प्राचीन कारी डिओरा पिट्रा है। ठीक है, बता दें कि ये एक ऐतिहासिक कला है। मुगल काल में सजावट के क्षेत्र में संगमरमर और उसके जवाहरात जो थे उससे जोड़ करके बनाया जाता था। ठीक है, ये प्राचीन कारी पिट्रा डिओरा किसके? मुगल काल से संबंधित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको बता दें, इन्होंने हेरात के जो आगा राजा थे उसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। ठीक है, जहांगीर का जो शासन काल था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक चला था। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके समय में जो प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग थे, दौलत मनोहर और बिशन दास थे। और इन्हीं के समय में अंग्रेज जो था सर टॉमस रो, वो पहली बार भारत में व्यापार करने के लिए आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। शासनकाल 1605 से 1627 स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकारी का। कौन? जहांगीर, जिसको हम सलीम नाम से भी जानते हैं। और इसी के समय में अंग्रेज जो है सर टॉमस रो पहली बार भारत आया था व्यापार करने। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है, तो बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, तो लॉर्ड कर्जन। तो किसके द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बता दें कि कब किया था? तो 1765 ईस्वी में द्विशासन प्रणाली लागू किया था। कहां पे? तो बंगाल में किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता ये कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत और क्या जो भारत का जो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और उसका जो अगर पूछेगा कि असली नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का, तो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, किसने दिया था भाषण? 1893 शिकागो में स्वामी विवेकानंद। ठीक है, धर्म संसद जो सनातन धर्म को लेकर के था, कहां पे? अमेरिका में दिया था। ठीक है, और उन्होंने किसकी स्थापना की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, बीआर अम्बेडकर। तो बता दें कि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था? सीआर दास, जिसको हम चित्तरंजन दास कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। ठीक है, उसने किया था। आपको ध्यान में रखना है। और इस दल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। ये ध्यान रखना, पहला अधिवेशन जो स्वराज पार्टी का हुआ था कहां पे? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये किस लिए किया था? क्योंकि ये स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। किसके लिए? स्वशासन के लिए और साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए काम कर रहा था। कब इसका गठन किया गया? 1923 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसने किया? तो सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, उसकी रचना किसने की? ठीक है, ये आपको बताना है। कौन? नील दर्पण। तो इसका पहला ऑप्शन है शतरंज चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बारिंद्र घोष, या दीन बंधु मित्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीन बंधु मित्र ने किया था। किसका? नील दर्पण का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन्होंने इस नाटक का जो लेखन किया था 1858 से 1859 ईस्वी में किया था। 1858 से 1859 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कार्नेटिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रांसीसी के खिलाफ। ठीक है, बता दें कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। किसके, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। कब, 1760 में। कौन सा युद्ध, वांडीवास। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया है। कौन सा, पृथक निर्वाचन मंडल का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, या फिर हमारा अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, पिट इंडिया अधिनियम 1784, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किसने किया था। ठीक है, तो बता दें कि ये किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ने किया था। ठीक है, जिसे हम मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था। तो कब, 1919 में, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, कब, 1919 में। और उसी को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। दो नाम है, क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। कब, 1831 में। कौन सा, बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा। तो कब हुआ था, 1831 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, सिंहभूम के। ठीक है, कौन सा, कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कोल विद्रोह तो सिंहभूम में हुआ था। क्षेत्र का नाम पूछा है तो वो हमारा सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो 1857 का विद्रोह किया था वो किसने, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो वो किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। ठीक है, उन्होंने 1857 में बिहार की तरफ से नेतृत्व किया था। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। इंडिगो के किसानों की जो दशा थी उसकी ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। तो किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। उन्हीं ने गांधी जी को बुलाया था। ठीक है, एक तरह से निमंत्रण दिया था कि आने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब हुआ था, चंपारण आंदोलन तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये गांधी जी का पहला आंदोलन है, उसके बाद खेड़ा हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1917 में हुआ था। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान जो आकर्षित किया था। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो प्राचीन जो महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी जो पहली राजधानी थी वो क्या थी, गिरिब्रज, राजगिरी था। लेकिन यहाँ पे गिरिब्रज, राजगिरी नहीं दिया है। तो ये आपको, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नहीं तो क्या होना चाहिए, गिरिब्रज, राजगिरी जिसको बोला गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो बता दें कि स्वामी सहजानंद भारत के राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, वो किससे संबंधित थे, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उन्होंने 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। कब, 1923 ईस्वी में किसका, बिहार किसान सभा का गठन किया है। तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से। ठीक है, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ठीक है, किसका प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था किसका था, चंपारण।
ऑप्शन नंबर ए आपको अभी बताए हैं कि ये कब हुआ था, 1917 में, क्योंकि वो 1915 में अफ्रीका से लौटे थे गांधी जी। ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, उसी में उन्होंने संविज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया था। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कौन सा जो हड़प्पन नगर है जिसमें जूते हुए खेतों के निशान मिले? तो कालीबंगन, धौलवीरा, मोहनजोदड़ो, लोथर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है अभी? तो जो भारत का ये राज्य है, ठीक है, एक राजस्थान, ठीक है, वहीं पे पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? क्या त्रिरत्न या तीन रत्न और सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी में दिया है त्रिरत्न, तीन रत्न, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, ये क्रियाएं जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो किसने की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। तो किसने किया था कश्मीर में आयोजित? तो किया था कनिष्क ने। और पहला किसने किया था? वो हमारे किए थे अजातशत्रु। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला अजातशत्रु ने किया था, दूसरा कालाशोक ने किया था और तीसरा अशोक ने, चौथा कनिष्क ने। कौन? बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, हमारा 18वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? ठीक है, इनमें से किसने किया है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन? योग, न्याय, सांख्य या विशेषक? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने किया है? विशेषक ने किया है भारतीय परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन सा रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई है? तो ये अपनाया है किसने? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो शासन काल था वो 1266 से 1286 ईस्वी तक था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? वो गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम जो है यहाँ पे बलबन दिया है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, कौन सा? चालुक्य, चोल या सोलंकी, परमार? तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था चोल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चोल साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। और साथ ही बता दें कि चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी उनका स्थानीय स्वशासन था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न कहता है, ये 21वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? 13वां जो है वो भी प्रधान बंदरगाह, ठीक है, किसमें स्थापित किया जाने वाला है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। कौन सा? 13वां प्रधान बंदरगाह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? मतलब कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, भारत में जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कहता है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, मतलब कौन सा जोड़े में यानी किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, या पहला ऑप्शन है हमारा लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, लाइमस्टोन मैकूर, ये कैमूर। ठीक है, लाइमस्टोन कहाँ पे, कैमूर जिला जो है वहां पे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो माइका के बारे में कहा गया ये भागलपुर, तो माइका क्या है, नवादा। कहाँ पे ये खनिज मिलता है, नवादा में। लाइमस्टोन कैमूर में, और क्वार्टजाइट जो है वो भागलपुर में मिलता है। ये मधुबनी नहीं होगा, यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो लिंक जेड था वो कहाँ पे, बांका और रोहतास में। कहाँ पे, बांका और रोहतास, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लाइमस्टोन कैमूर। माइका भागलपुर की जगह क्या होगा, नवादा होगा। और क्वार्टजाइट जो है वो क्या हो जाएगा, भागलपुर। और लेड जिंक जो है वो हो जाएगा बांका और रोहतास में। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। पहले हमको पूछा था किसके, खनिज के बारे में, अब हमको उद्योग और स्थान के बारे में। तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो इसके बारे में पूछा था, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी और फर्टिलाइजर भौराई, ये तीनों सही है। तो जो गलत था उसके बारे में पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। कौन सा, पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, पिगमेंट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। जो इसमें से हमारे पास ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा जोड़ा है जिससे होकर के गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा मुंगेर इससे बहती है। ठीक है, पूर्णिया भागलपुर इससे होकर के गंगा नदी बहती है। तिरहुत सारण और कोसी मगध। तो बता दें कि किससे होकर के गंगा नदी नहीं बहती है, तो वो हो जाएगा कोसी मगध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बता दें कि बिहार में जो है गंगा नदी वो 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले बिहार में जो बक्सर जिला में प्रवेश करती है, उसके बाद यह भोजपुर, सारण, वैशाली और उसके बाद पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और भागलपुर, खगड़िया, अंत में यह कटिहार जिले होते हुए झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कौन सा जोड़ा नदी नहीं बहती है, कोसी और मगध में नहीं बहता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अब जो पूर्णिया दिया था, पूर्णिया प्रमंडल में कटिहार पड़ता है इसलिए दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी जो जनजातियां हैं वो किस जिले में नहीं पाई जाती है, वो हमको पूछा है। संथाल बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर। तो बता दें कि संथाल जो है वो भी बांका, ये सही हो जाएगा। मुंडा जमुई वो भी सही है, उरांव सुपौल वो भी सही है, लेकिन खरवार भागलपुर जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बता दें कि संथाल जो है वो झारखंड राज्य की है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, लेकिन ये बांका में भी बिहार के पाई जाती है। ठीक है, लेकिन खरवार जो है वो भागलपुर में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमको कहता है कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। बिहार राज्य का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें से कितना क्षेत्र जो है वो वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। 7.27, 6.87 या 3.21 या 12.77। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि कितना है, तो ये हो जाएगा 7.27। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी 7.
30 के आसपास, यानी 7.27। और ये जो सर्वेक्षण बता रहा है ये 2019 का सर्वेक्षण के अनुसार है, ठीक है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 6764 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भूभाग पर ये वन फैला हुआ है, 6764 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर फैला है। और साथ ही आपको बता दें कि 2019 का ये सर्वेक्षण है और जो प्रतिशत है 7.27% है, ठीक है, वो वन्य क्षेत्र। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो मतलब कौन ऐसा जिला है जहां पे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण, ठीक है। जबकि आपको बता दें कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1989 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है होक्काइडो, होन्शु, शिकोगो, क्यूशुशु। तो भौगोलिक की जो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड जो है निम्न में से किस देश का भाग है? डेनमार्क है, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीनलैंड जो है निम्न में से किस देश का है भाग? तो ये हो जाएगा डेनमार्क का ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा महादेश में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, डेनमार्क, और उसी में ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किसका भाग है, किस देश का? तो डेनमार्क का। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सितंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? 2018 के अनुसार विश्व का कौन ऐसा देश है जहां पे सबसे अधिक भारतीय आबादी है, ठीक है, भारत को छोड़ करके? संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको ध्यान में रखना है। 18वीं जो 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में है? तो वो अमेरिका में है, ठीक है। बता दें कि यहाँ पर जो भारतीयों की संख्या है वो 44.6 है, ठीक है, 44 लाख, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है वो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसको हम यूएई यानी कि दुबई कहा जाता है, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात इंग्लिश में बोलते हैं यूएई, जिसकी राजधानी कहाँ है? दुबई है, उसमें है दूसरा नंबर पे। तो सबसे ज्यादा अमेरिका में है 44.6 लाख, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो संयुक्त अरब अमीरात में जो है वो कितना है? 31 लाख है भारतीयों की संख्या। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन वो भी टन में किसमें हुआ है? तो रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है चीन में, किसके अनुसार? 2019 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि पूरे विश्व का 11% था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। कौन ऐसा महादेश है जिसमें सबसे अधिक जो है क्या है? देश है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से? अफ्रीका में, ठीक है, कि अफ्रीका में कितना है? 54 है, ठीक है। और एशिया में कितना है? 52 है, 52 देश है, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर महादेश पूछा जाए तो वो कौन सा है? एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद यूरोप है, तब ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य के आदिवासियों की जो आबादी का प्रतिशत है उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पे जो है बता दें कि 95% जो आबादी है वो क्या है, आदिवासी मूल की है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? मतलब कि कौन ऐसा, इसमें से जो ऑप्शन दिया है कौन ऐसा क्षेत्र है जो कर्नाटक में नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक कॉफी उत्पादन में नंबर 1 है हमारे देश में, और चाय में कौन है, असम है। तो चिकमंगलुरु, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, पुलनेज, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन, पुलनेज। जबकि बता दें कि चिकमंगलुरु है या फिर कुर्ग है, बाबा बुदनगिरी है, ये सब कर्नाटक में स्थित है, पुलनेज नहीं है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? किसकी दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बता दें कि सबसे बड़ा जो जिला है भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति से वो कच्छ है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और लेकिन वही बता दें कि ये तो महाराष्ट्र हो जाएगा राज्य में। अगर वहीं पे अगर हमको पूछ लिया केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरा नंबर हमारा महाराष्ट्र का है, लेकिन यहाँ राज्य के बारे में पूछा था इसलिए हमने महाराष्ट्र लगाया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर कौन सा नदी प्रवाहित होती है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, छादर और बदुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न तो सोन है, न पुनपुन है, न फल्गु है, न छादर है, न बदुआ है। तो इनमें से कोई भी नदी जो उत्तर की ओर बहती है वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन बहती है, तो ये आपको याद रखना है, सोन, पुनपुन, फल्गु, छादर और बदुआ नदी। ठीक है, सोन, पुनपुन, फल्गु, छादर और बदुआ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है? ठीक है, कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पीर पंजाल। तो ये पूर्वी पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं उसी को अटल टनेल पार करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पूर्वी पंजाल श्रेणी जो है रोहतांग दर्रे के निकट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब सभी के लिए एक न्याय और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा सभी के लिए एक न्याय और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा विधि का नियम या कानून का अधिराज्य। ठीक है, सभी के लिए क्या होगा, एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है?
तो जो पंचायती राज है संस्थान, उनको 29 कार्यों की सूची दी गई है, वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243G? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243E के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, ई नहीं, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 243G। ठीक है, 243G के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ? यानी जिसको सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हुआ है वो कब हुआ है? ठीक है, ये आपको बताना है। 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो ये पास हुआ है कब? लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ है। तो यहाँ पे 10 दिसंबर नहीं है तो 11 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी पूरे देश में हुआ था कई जगहों पर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है किसके इससे हुआ है? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, जो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जो है किस संशोधन बिल से हुई है? 63वां संविधान संशोधन बिल, 64वां है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 73वां जो संविधान संशोधन की कानून के वैधानिक शुरुआत जो हुई थी 64वें संशोधन बिल से हुआ था। ठीक है, जो कि वर्ष 1988 में राजीव गांधी की पहल पर पीके गुंथन समिति ने पंचायती राज निकायों को संवैधानिक रूप से मान्यता दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन विधेयक के द्वारा ये किया गया। 73वें में पंचायती राज और 74वें में नगर परिषद के बारे में बात किया, यानी कि संविधान संशोधन हुआ था उसको। ठीक है, 11वीं सूची में जोड़ा गया ये इसको पंचायती राज को और नगर परिषद को 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कब की थी? 1632 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट या पुर्तगाली ईस्ट या फ्रेंच ईस्ट कंपनी? तो 1632 ईस्वी में जो पटना शहर में स्थापित की थी कंपनी, वो किसने की थी? डच ईस्ट कंपनी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण, स्वायत्त, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? जो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। तो ये क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो था वो ऐतिहासिक नहीं था किस समय? ब्रिटिश शासन काल में। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों रेगुलेटिंग 1773 भी था, चार्टर एक्ट 1833 भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? संसद में जो है, यानी अभी जो हमारा नया पार्लियामेंट बना था उसकी नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? यानी कौन सी कंपनी ने? L&T लिमिटेड, रिलायंस प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोडक्ट लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो किसने जीती है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट। तो आपको अगर पूछ लेगा सिंपल में कि जो नई संसद बनी है उसको किसने बनाया, किस कंपनी ने, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है? 19 अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325 या कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 324 में की गई है। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर प्रश्न कहता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख है ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी। तो है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रमुख है वो है रेखा शर्मा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा है और ये जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो क्वेश्चन कैसे थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।